हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ संस्कृत के बाद आप सभी लोगों ने मुझसे पूछ रहा था कि हिंदी को स्टार्ट कीजिए, तो मैं आज हिंदी को लेकर के चला आया हूँ। हिंदी कहने का मतलब हमारा जो गद्य खंड है उसका शुरुआत कर दिया हूँ। हिंदी में सबसे मतलब 12-13 को चैप्टर है, सबको एक एक करके मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं आज जो चैप्टर पढ़ाने लाया हूँ वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ जेन्युइन बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं यह चैनल पे हर रोज़ एक वीडियो एजुकेशन से संबंधित डालता हूँ। मतलब ये जो है हर दिन वीडियो आपके पढ़ाई के संबंधित में आता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस पे क्लास 10th यानी मैट्रिक का हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर हर टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है, ठीक है। और प्यारे साथियों, जो भी मैं क्लास कराता हूँ, जैसे अभी मैं हिंदी का क्लास कराऊंगा, इसके तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम पे पीडीएफ चला जाता है, ठीक है। जैसे ये जो लिखा हुआ है, जितना भी ये सब लिखा हुआ है, सारा का पीडीएफ टेलीग्राम पे क्लास लेने के बाद मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए। ये पीडीएफ में आपको पता होगा कि हमारे द्वारा एक भी रुपए लिए नहीं जाते हैं, एकदम बिल्कुल बच्चों को फ्री में दिया जाता है, ठीक है। जो बच्चे क्लास कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। प्यारे साथियों, तो मैं आप सभी लोगों को चैप्टर की ओर ले जा रहा हूँ, और प्लीज़ क्लास अच्छा लगे आप सभी लोगों को तो बस एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करके मत छोड़ना है, वहाँ पे एक बेल आइकॉन होगा। क्या होगा? बेल आइकॉन यानी घंटी की तरह होगा, ठीक है। उसको भी ऑल पे कर लेना है। यदि आप उसको ऑल पे नहीं करते हैं तो हम वीडियो डाल भी देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं अपनी टॉपिक पे, कहने का मतलब चैप्टर पे आता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या चैप्टर में बताया जा रहा है। यह हिंदी है, गद्य खंड। हिंदी में सबसे पहले दो खंड होता है, यानी गद्य खंड और पद्य खंड, गद्य खंड और काव्य खंड, ठीक है। तो गद्य खंड में कहानी, लेखक कहानी हो गया, निबंध हो गया, जितने भी चलचित्र हो गया, यानी जो भी होता है लिखा हुआ होता है, ठीक है। और पद्य खंड यानी काव्य खंड में, काव्य खंड जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? कविता रहता है। क्या रहता है? कविता रहता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं गद्य खंड को स्टार्ट किया हूँ, इसको अंत करने के बाद ही काव्य खंड को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आप बोलिएगा तो 3 चैप्टर इसका भी पढ़ा दूंगा, 3 चैप्टर उसका भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं क्या बता रहा है। यह जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा समझिएगा। श्रम विभाजन, श्रम यानी क्या होता है? मजदूर। श्रम मतलब मजदूर। अब विभाजन मतलब क्या होता है? बांटना। उसी विभाजन मतलब बांटना, और मतलब तो सब जानते हैं। जाति प्रथा कहने का मतलब जात, जाति वाला, कि तू कौन सा जात से है, तू कौन सा जात से है। तो ये जो है, इसी में हमको कहानी का बिल्कुल सारांश मिल गया। क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में यदि कोई पूछे कि क्या पढ़ना है, तो हम लोग खट से बता देंगे कि इसमें जात के आधार पे लोग काम को भेदभाव और उसको बांटते हैं। ये मैं इसके बारे में पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से में आपके कोई पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये तो बता दीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम किस लिए पढ़ते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी मजदूर को मन चाहे काम मिल जाए, ठीक है। मन चाहे काम मिल जाए, क्योंकि वो यदि आगे देखते हैं, अभी ही बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पाठ के अनुसार देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इसका विश्लेषण करके बता दिया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अर्थ क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अर्थ मैं आपको बता दिया, ठीक है।
अब देखते हैं इसके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है जो मूल रूप से उनके भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक संपादित अंश है, यानी उसका एक क्या है? भाग है, छोटा सा भाग। इस पाठ में अंबेडकर ने तर्क दिया है कि जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन नहीं है, जाति व्यवस्था यानी जाति के आधार पे किसी भी काम को व्यवस्थित करना, बांटना, यह श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का भी विभाजन करती है। कहने का मतलब यह काम का बंटवारा नहीं है, इसके अलावा काम करने वाले लोगों को भी बांट देते हैं। क्या करते हैं? यानी मजदूरों को भी बांट देते हैं, सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ावा देती है। और तो और यह काम को भी बांट दिया, काम करने वाले को भी बांट दिया, लेकिन इतना तक रहता था ना, तो ये भाई और क्या करता है? सबसे नीचता वाली काम कि सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। कहने का मतलब समाज में जितना भी असमानता होता है इसको बढ़ावा देता है। जैसे मान के चलिए कि कोई नाई है, यदि हम उसको बोलेंगे कि आप ऑफिस में बैठकर काम कीजिए तो वो करेंगे, बहुत अच्छा उनको लगेगा, करेंगे, लेकिन सब लोग, गांव के लोग उसको क्या कर देते हैं? बोलते नहीं, तुम नाई हो, बाल काटो। क्या हो? नाई हो, बाल काटो। अब बाल काटेगा तो उसको जो मन में है, पहले तो उसको मानसिकता में ये हो गया कि मैं ठाकुर कास्ट से हूँ, उसे ठाकुर बोला जाता है, ठाकुर कास्ट से हूँ तो मुझे बाल ही काटना है। उनके मतलब पहले के लोग ऐसे भर दिए जाते, मानसिकता उनको आ जाता है और वे न चाहते हुए भी ये काम करते हैं। और जब ये काम करते हैं बाल काटने का, तो वे टालू भाव से करेंगे, यानी मन का भी करेगा न भी करेगा, मन भी करेगा न भी करेगा। जैसे मेरे को देखिए, यदि मुझे पढ़ाने में मन लग रहा है तो मैं मन लगा के पढ़ा रहा हूँ, यदि मुझे पढ़ाने में मन नहीं लगता तो मैं पढ़ाता ही नहीं, मैं अपने अनुसार यह काम चूज किया हूँ, ठीक है। वैसे ही सब लोग को आज़ादी दी जाए, लेकिन वैसा मिलता नहीं है, इस पाठ में बताया गया है। आगे क्या लिखा गया है ये देखते हैं। इस पाठ मतलब वो कवि के बारे में जान गए थे और ये पाठ के बारे में जानते हैं। क्या? श्रम विभाजन, यानी इस पाठ का सारांश क्या है, पूरा इस पाठ का निचोड़ जो होता है मैं आपको 3-4 लाइन में रख दूंगा, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है, जातिवाद का समर्थन, यह पाठ में जातिवाद का समर्थन के बुराइयां आलोचना किया गया है। लेखक आधुनिक समाज में भी जातिवाद के समर्थकों पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। देखिए, कहने के लिए यह आधुनिक युग है, लेकिन इस युग में भी जातिवाद के समर्थक हैं। यदि जातिवाद के समर्थक नहीं रहते तो आज आरजेडी वाले को सिर्फ यादव वोट नहीं देता, एलजेपी वाले को सिर्फ पासवान यानी एससी एसटी वाले को वोट, एससी एसटी वाले लोग वोट नहीं करते, बीजेपी को ब्राह्मण और राजपूत वोट नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है, और जातिवाद, धर्मवाद, ये संप्रदायवाद, ये सब कहाँ काम आते हैं? तो ये सब क्या आते हैं? चुनाव में, इलेक्शन में क्या आते हैं? चुनाव में। इसी पॉइंट को पकड़ करके वो क्या कर लेते हैं? अपनी चुनाव की रणनीति बना लेते हैं और वो चुनाव को जीत जाते हैं, ठीक है। उनका कहना है, देखिए क्या है, उनका कहना है कि भले ही सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक हो, लेकिन जाति प्रथा इसका स्वाभाविक रूप नहीं है। कहने का मतलब वो कहते हैं कि सभ्य समाज यानी एक शोभित समाज, यानी शोभने यानी अच्छा लगने वाला समाज में कार्य कुशलता जरूरी है। कहने का मतलब कार्य जो है, कार्य काम जो है बढ़िया ढंग से होना चाहिए, लेकिन श्रम विभाजन आवश्यक नहीं है। उसको जात के आधार पे बांट करके और उस वही काम को करवाना यह जरूरी नहीं, लेकिन जाति प्रथा इसका स्वाभाविक रूप नहीं है, यही कहने का मतलब है। अगला क्या बताता है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन। कहने का मतलब उनका स्वभाव नहीं रहता है करने का, फिर भी लोग उसको टाल मतलब जबरदस्ती ये काम सौंप देते कि तुम करो भाई। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप मानना गलत है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप मानना गलत है। कहने का मतलब जाति प्रथा जो है, काम को बंटवारा को मानना गलत है, बिल्कुल गलत है भाई पाठ के अनुसार, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और दक्षता पर आधारित नहीं है।
उसका रुचि, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है उसको दौड़ने में है, हम उसको कुर्सी पे बैठा के रख देंगे काम करने के लिए, वो होगा। किसी को मन है ट्रैक्टर चलाने के लिए और उसको दे देंगे बस चलाने के लिए, तो चलाएगा? मने नहीं लगेगा। किसी को मन है एकदम पायलट बनने के लिए, उसको बोलेंगे कि यार भैंसी तू चलाओ, तो ये होगा नहीं। तो ये क्या है, यह मनुष्य की रुचि या दक्षता पर आधारित नहीं है। क्या नहीं है? यह श्रम विभाजन जो है मनुष्य की रुचि या दक्षता पर आधारित नहीं है। यह जन्म के आधार पर व्यक्ति को पेशा पहले से निर्धारित कर देती है। कहने का मतलब जन्म से व्यक्ति को, जन्म के आधार पे, यानी जो परिवार में, इसका कहने का मतलब, ये लाइन कहने का मतलब, जो परिवार में, मान के चलिए कि यादव परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये खेती किसानी करेगा, गाय भैंसी पोसेगा, दूध दुहेगा, बात खत्म। ठीक है। वही यदि SC ST में देख लिया जाए तो वो बोलेगा अपन काम करेगा जो है। मान के चलिए कि कोई धोबी हो गया, यानी बैठा जी हो गए, तो वो क्या करेंगे? उनके घर में कपड़ा उपड़ा धोएगा, स्त्री उस्त्री करेगा, ये करेगा। कोई यदि डॉक्टर है तो बोलेगा पेशा वाला है, डॉक्टर बनेगा, कि है ना। ये निर्धारित कर देती, यानी जन्म लेते ही लोग उसको निर्धारित कर देते हैं कि ये काम ये आगे चल के करेगा, भले ही व्यक्ति उस कार्य में कुशल हो या न हो। कहने का मतलब उस कार्य में उसे मन लगे या न लगे, लेकिन लोग निर्धारित कर ही देते हैं। ठीक है। अगला क्या बताया जाता है? पेशे में बदलाव पर रोक। क्या है? पेशे में बदलाव पर रोक। जाति प्रथा व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं देती है। यह जो जाति प्रथा, जो श्रम विभाजन जो है, पेशे में बदल, यानी पेशा, काम को इधर उधर करने वाले में यह रोक लगा देती है कि नहीं भाई, तू ठाकुर है तो तू बाले काटो, दूसरे काम नहीं कर सकता है। तू धोबी है तो तू कपड़े धुलो, दूसरे काम नहीं कर सकता है। तू शिक्षक है तो पढ़ेबे करो, दूसरा काम नहीं कर सकता। ठीक है। जिससे कई बार लोगों बेरोजगारी और भूखमरी का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब इससे लोगों को भूखमरी और बेरोजगारी का भी सामना करना। जैसे मान के चलिए कि नीतीश कुमार, बिहार के राजनीति में क्या है, परिवारवाद बहुत बुरी तरह से हावी हो चुकी है। तो इसमें समझिएगा, नीतीश कुमार के बेटा है, ठीक है, उसको राजनीति में मन लगे या ना लगे, नहीं लगा, ठीक है, फिर भी उनको ज़बरदस्ती पकड़ के शपथ ग्रहण दिलवा दिया गया। ठीक है। वैसे ही एक मांझी का है, एक मांझी जी का बेटा है, उनको भी ज़बरदस्ती पकड़ के शपथ ग्रहण दिलवा दिया गया। और जब उनसे पूछा गया कि आपको यह पद ग्रहण करके आपको अच्छा लगा, आपने राजनीति में क्यों आया, तो बोला हम ये सब नहीं जानते, पापा से जाके पूछिए। तो ये बताइए, उसको मन तो कुछ और था और लोग इसे राजनीति में ला दिए। तो ये होगा अच्छे ही काम, ये नहीं कि बुरा काम करने वाले लोग खराब होते हैं या उनको छोट काम है तो छोट जाते हैं तो उनको छोटा ही काम दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक आदर्श समाज में व्यक्ति को अपनी दक्षता और रुचि के अनुसार कार्य को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इनका मानना यह है। ठीक है। और ये बात सही ही बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्या बताया गया है कि दक्षता, यहाँ पे दक्षता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दक्षता। दक्षता का स्वरूप अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा सिर्फ कार्य विभाजन नहीं है, यानी कहने का मतलब श्रम विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊपर नीचे, ऊंच नीच के आधार पे बांट देती है, जो कि दासता यानी गुलामी का स्वरूप है। कहने का मतलब मान के चलिए कि यदि ऊपर नीचे नहीं रहता तो लोग यादव, ब्राह्मण, राजपूत, ये सब जो है क्या नाई से बाल कटवाते और उसे दूरा पे बुला करके, यानी घर घर बुला करके, गांव में ऐसा होता है, अभी भी होता है, शहर में तो अब नहीं होता है, लेकिन गांव में देखिएगा तो वे जो ठाकुर जी होते हैं, लोहार जी यानी शर्मा जी जो होते हैं, वे सब लोग घर आ करके उनको सेवा देते हैं, बड़े जात को। ठीक है। जो कि ये सब बुरी तरह से बुरी बात है। ठीक है। आदर्श समाज की कल्पना, एक आदर्श समाज वहाँ है जहाँ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे तत्व मौजूद है। कहने का मतलब एक आदर्श समाज वही बन सकता है जहाँ समानता, सब लोग समान हो, स्वतंत्रता, सब लोग एकदम आज़ादी हो, और बंधुत्व यानी सब लोग आपस में क्या हो, बंधे हुए हो, भाईचारा के दृष्टिकोण से बने हुए हो, ये सब जहाँ पे मौजूद है वह एक आदर्श समाज है। अंबेडकर ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो इन मानवीय मूल्यों पर आधारित है। इस पाठ में
अंबेडकर ने ऐसे ही समाज के बारे में जिक्र किया है। अब देखते हैं इनके बारे में और लगता है लिखा गया नहीं, ये सारांश मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, बुक यदि हम टाइप करके लाते हैं किताब को, तो हमको उसको ही बताने में 1 घंटा आधा घंटा लग जाता, 45 मिनट लग जाता। इससे अच्छा मैंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ इसका सारांश उठा ले। क्या उठा ले? सारांश। क्या उठा ले? सारांश उठा लिया। सारांश उठा करके बस बच्चे को डायरेक्ट ठक दे, माइंड में ठोक देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारांश को माइंड में ठोक दिया है। क्या कर दिया है? ठोक दिया है। आप इसको 2-3 बार रिव्यू कर लीजिएगा। यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ देखे होंगे तो एक बार भी रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी लोगों को सारांश बता दिया, समझा भी दिया। और अब से आपसे कोई पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, तो आप एक एक अंग बता दीजिएगा। मैं इससे सारांश बता दिया, यानी इससे अर्थ निकल गया। और लगे हाथ में आपको ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या दे देता हूँ? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ दे देता हूँ, उससे एक एक ऑब्जेक्टिव खल्लास। कहने का मतलब समझिएगा कितना लॉजिक लगा के मैंने यह चैप्टर को मतलब कि उसका शेप दिया है, उसको तैयार करके लाया हूँ कि इससे मैं आपको पूरा पाठ का निचोड़ दे दिया हूँ इतना ही में। उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ। ऑब्जेक्टिव मैं आपको दे दूंगा तो उससे आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? क्लियर हो जाएगा तो एकदम बल्ले बल्ले कीजिएगा। लेकिन बल्ले बल्ले नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे इस पार्ट में। एक वीडियो और लाएंगे, एक वीडियो और लाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का? सब्जेक्टिव का। नहीं तो एक के वीडियो में सब लाते थे। रे भाई बात तू बोलता हमरा कि सर जी एकदम बहुत लेक्चर झाड़ते हैं, अब बैठा के लाके यह में आधा घंटा तक घसीटते हैं, तो नहीं। इसलिए हम 20-25 मिनट के वीडियो लाते हैं और आप सभी लोगों को पढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या बताया गया है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या माना जाता है? तो यह सती प्रथा है, ऑप्शन ए में। नहीं। दहेज प्रथा? नहीं। सी में क्या है? जाति प्रथा, देखिएगा तो। डी में बाल विवाह प्रथा। तो आप देखिए इस चैप्टर में किस चीज़ का उल्लेख किया गया? न सती प्रथा है, न दहेज प्रथा है, न बाल विवाह प्रथा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। कहने का मतलब जाति प्रथा। क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो वो है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या बताती है मुझे, ये देखिएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? कहने का मतलब ये जो समाज है, आधुनिक सभ्य समाज, वो बोलता है, क्या बोलता है कि ये भाई छोटी जात को यदि हम काम न बांट ले रहते तो आज बाल कौन काटता, आज लोहार को हम शर्मा जी को लोहा पीटने का काम नहीं देते तो आज खुरपी हंसुआ इतना जो बड़े बड़े मशीन है कौन बनाता, आज हम धोबी को कपड़े धुलने की काम नहीं दिए हुए रहते तो आज हम लोगों का कपड़ा कौन धोता, ठीक है। आज यदि मोची को हम लोग जानवर को खाल उतारने के लिए नहीं बोले रहते, काम नहीं बांटते रहते, तो आज बताओ हम लोग कैसे बेल्ट पहनते, चमड़ा का उद्योग कैसे बनाते। देखिएगा कि कितना लॉजिक लगाता है। चमड़ा उससे खदेड़वा करके ले लेता है, आपने जाके एकदम 3D कैंपस मतलब कि मॉल खोल कर क्या उसको सेलिंग करता है, समझ गए। तो ये सब मूर्खता वाली बात है। तो वो बोलता है किस लिए? कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। किस लिए? कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बताता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण से संपादित अंश है? तो ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से है। किस चीज़ से है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से है। किस चीज़ के है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है। मैंने आपको ऊपर में बता दिया था। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ले, इसमें प्रत्यक्ष हटा दिया, फिर भी हम बता दिए। जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आप सभी लोगों के लिए वैसा वैसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। थोड़ा भी अलग नहीं है, बस इसको आप समझ लीजिए ना भाई, पढ़ लीजिए ना। दूसरा जितना जो बड़ा बड़ा पैनल पे लाके पढ़ाता वो सब पढ़ने की ज़रूरत है ना। भले हम पैनल पे नहीं मोबाइले से पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, क्वालिटी है, दम है, ठीक है।
इसलिए मैं लेकर आता हूँ, बकवास कोई करने नहीं आता हूँ। ठीक, अगली क्वेश्चन देखता हूँ क्या बताता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये जो इनका जन्म है 14 अप्रैल 1891 में कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। महू यानी एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू यानी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में। ठीक है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है समझिएगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो ये बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्या बोले? कि एक आदर्श समाज वैसा ही मिलेगा जहाँ पे भाईचारा हो। क्या हो? भाईचारा हो। जहाँ पे समानता का अधिकार हो। क्या हो? समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये सब है, वहीं पे भाई आदर्श समाज का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह बताता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? एक बेरोजगारी है। जाति प्रथा नहीं रहता तो लोग को स्वतंत्रता दी जाती तो कुछ भी करके कोई खा लेता, वो बेरोजगार नहीं रहते। क्या रहते हैं? बेरोजगार नहीं रहते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताया जाता है, देखिए। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन ये बताता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ए में भेदभाव के कारण, बी में शोषण के कारण, सी में गरीबी के कारण, ये ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसके कारण? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या नहीं होने के कारण? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, देखिएगा। संविधान के निर्माता कौन है? एक बच्चों नाम जानता है, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे संविधान निर्माता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। कौन सा हुआ था? मध्य प्रदेश, महू, मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में, महू नामक स्थान पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था? दलित परिवार में जन्म हुआ था। कौन सा परिवार में इनका जन्म हुआ था? दलित परिवार में। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अंबेडकर का परिवार का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये जो है दलित परिवार में हुआ था। ऑब्जेक्टिव भी आ गया, क्या? दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। भीमराव अंबेडकर ने चिंतन एवं प्रेरणात्मक रचनात्मक व्यक्ति कौन थे? कहने का मतलब भीमराव अंबेडकर को बहुत कुछ सीखने को कौन कौन से व्यक्ति से मिला था? तो वो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी ऑप्शन ए बी सी, यानी डी में क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कौन थे? एक थे बुद्ध, दूसरा में कबीर और तीसरा में ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इनके बहुत प्रेरणात्मक व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कहने का मतलब 15, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ये मैं देखता हूँ। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। किसके? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के है। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। अगला क्वेश्चन क्या बताया जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो यह भीमराव अंबेडकर जी को। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, द कास्ट्स इन इंडिया क्या है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर जी को है। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर जी को रचना है। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल 19 ऑब्जेक्टिव करवाया। कितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न? 19 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और जितना भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ उम्मीद कीजिएगा, आप सभी लोग उम्मीद करना क्या, देखिए। और ये जितना भी क्वेश्चन है एकदम परफेक्ट है। एग्ज़ाम के नज़र से उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यह क्वेश्चन को लाया हूँ।
या यदि एग्ज़ाम में आएगा इस चैप्टर से तो यही 19 क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, इसका सारांश भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। अब देखिए बारी है सब्जेक्टिव की, जो कि मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला होगा, आप थोड़ा भी सीखने के लिए मिला होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।